नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, साथ ही उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और हम आज प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वीडियो मैंने एक्सट्रैक्ट बना चुका हूँ ऑलरेडी कि भारतीय संविधान के पार्ट्स को लेकर कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग किस किस विषय पर है। तो सबसे पहले आज हम भाग 1 पर बात करेंगे। भाग 1 का विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसका जो विस्तार है आपका वो है आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये 4 आर्टिकल्स भाग 1 के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। इसमें एक चीज और मेंशन है कि भारत जो है वो संघ है, एक मजबूत संघ है और उसमें हमने प्रशासन के दृष्टिकोण से उसको छोटे छोटे राज्यों और सीधे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है। यहाँ पर अमेरिका की भांति राज्यों के आपसी समझौते के तहत कोई संघ नहीं बनाया गया है, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर 50 राज्य हैं और वो 50 राज्यों ने आपस में एक समझौते के तहत एक संघ का निर्माण किया है, कि यूनियन का निर्माण किया है और उनका एक आपसी समझौता है। प्रत्येक राज्य का एक समझौता है। कोई भी राज्य वहाँ पर स्वतंत्र है, उस समझौते को तोड़कर वो संघ से बाहर जा सकता है, मतलब वो यूएसए से बाहर जा सकता है। 50 राज्यों में प्रत्येक राज्य के पास ये अधिकार है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में क्या है, भारत में संघ एक मजबूत संघ है और वहाँ पर हमने प्रशासन के दृष्टिकोण से उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है, अर्थात यहाँ पर किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की परमिशन नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ होगा, अर्थात राज्यों का अपना अस्तित्व समाप्त हो सकता है लेकिन संघ का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ इसी में बताया गया है कि अनुसूची 1, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अनुसूची 1 में क्या है कि उसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनुसूची 1 जो संबंध रखती है वो आपके आर्टिकल 1 से ही संबंध रखती है। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 1 कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात राज्यों को यहाँ पर संघ से बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी। 1। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 जो है संसद को ये शक्ति देता है कि वह संघ में, आर्टिकल 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, अर्थात वह भारत संघ में किसी बाहरी भूभाग को, जो कि वर्तमान में भारत संघ में नहीं है, लेकिन यदि इन फ्यूचर यदि किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में शामिल करना है तो संघ एक कानून बनाकर उस बाहरी भूभाग को भारत संघ में शामिल कर सकती है और ये अधिकार जो होगा वो संसद के पास होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद को शक्ति देता है। आर्टिकल 2 संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश करे, अर्थात संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। ठीक है, यह है आपका आर्टिकल 2। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह वर्तमान में जो राज्य हैं, हमने प्रशासन के दृष्टिकोण से जो राज्य विभाजित किए हैं, उनके किसी सीमा में परिवर्तन करना है, किसी के नाम में परिवर्तन करना है, 2 राज्यों को मिलाकर कोई एक राज्य गठित करना है,
या फिर किसी एक राज्य से विभाजित करके 2 या 3 राज्य बनाने हैं, तो ये सब जो कार्य है वह संसद करेगी। आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास यह शक्ति होगी, आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह वर्तमान में जो उपस्थित राज्य हैं, प्रेजेंट में जो राज्य हैं, उनके नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, या फिर 2 राज्यों को मिलाकर किसी एक राज्य का निर्माण करना, ये सभी कार्य संसद करेगी। ठीक है। वर्तमान में आर्टिकल 3 क्या है? वर्तमान में उपस्थित, इसको साफ कर देते हैं यहाँ से, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 इसका विस्तार है। वर्तमान में उपस्थित राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होगा। वर्तमान में उपस्थित राज्यों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि इस प्रकार का जो भी कोई विधेयक जब संसद में लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की सहमति से लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाएगा। अतः राष्ट्रपति उसको पहले रिकमेंड करेंगे, तभी वह संसद में पेश किया जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और है यहाँ पर कि यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या फिर किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, जिस राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो संबंधित राज्य के जो विधानमंडल होगा उसको एक सुझाव के लिए उस राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा। ठीक है, संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा, लेकिन वो एक तय समय सीमा के अंतर्गत होगा। अर्थात यदि वह सुझाव वहाँ का विधानमंडल तय समय सीमा के अंतर्गत वापस नहीं करता है वहाँ के विधानमंडल से पास करके, तो उसको वहाँ से पास मान लिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया का जो पूरा अधिकार होगा वह संसद के पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाएगा। संबंधित राज्य को भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए बाध्यकारी नहीं है उसकी राय को मानने के लिए। ठीक है, एक तय समय सीमा के अंतर्गत ही राज्य के पास वह भेजा जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका आर्टिकल 3। अब देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 बहुत सिंपल है। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो भी कार्य कर रही है। अनुच्छेद 2 में क्या था? अनुच्छेद 2 में संसद के पास यह अधिकार था कि वह भारत संघ में किसी बाहरी भूभाग को शामिल करे, और अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद के पास ये अधिकार है कि वो जो वर्तमान में उपस्थित राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन करना है, उनके सीमाओं में परिवर्तन करना है, किसी के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो यह सभी कार्य संसद करेगी। लेकिन अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संसद कार्य कर रही है वह साधारण बहुमत से होगी। वह जो है साधारण बहुमत से किया जाएगा, साधारण बहुमत से किया जाएगा। उसके लिए अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद जो आपका 368 है संविधान संशोधन, क्योंकि यदि आप देखिएगा जब हम किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में मिला रहे हैं, यदि हम किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में मिला रहे हैं तो हम अनुच्छेद 1 के तहत संशोधन करना होगा, अनुच्छेद 1 के तहत संशोधन करना होगा और अनुसूची 1 में संशोधन करना होगा। अनुसूची 1 में क्या है? 28 राज्य हैं और वर्तमान में राज्य जो हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि किसी बाहरी भूभाग को हम शामिल करेंगे तो या तो उसको पूर्ण राज्य बनाएंगे, पूर्ण राज्य उसको बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले भारत संघ में शामिल करेंगे, या फिर उसको सीधे संघ के कंट्रोल करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। तो अनुसूची 1 में हमें संशोधन करना होगा और यहाँ पर अनुसूची 4 में संशोधन करना होगा। अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में बताया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व यदि किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, यदि किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में शामिल किया जाएगा तो उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होगा वो संसद में होगा, राज्यसभा में होगा। तो उसके लिए अनुसूची 4 में भी संशोधन करना होगा। तो अनुसूची 1 में संशोधन करना होगा, अनुसूची 4 में संशोधन करना होगा। अनुसूचियाँ जो हो भारतीय संविधान का ही भाग है,
अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें संविधान में संशोधन करना होगा। तो और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ बताई गई है? आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 4 में यही बात बताई गई है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो भी कार्य करेगी उसके लिए आर्टिकल 368 वाली प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि हमें संविधान संशोधन करना होगा तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद जो भी कार्य कर रही है, जो भी कार्य करेगी, उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाना जरूरी नहीं है। इसके लिए साधारण बहुमत से ही कार्य किया जाएगा। संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह एक कार्य साधारण बहुमत से करेगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है एकदम। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 क्या था, आपने पहले नोट आउट कर लिया होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात राज्यों के किसी आपसी सहमति का परिणाम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमने पहले संघ बनाया है, उसके पश्चात प्रशासन के दृष्टिकोण से छोटे छोटे राज्यों में उसको हमने विभाजित किया है, अर्थात किसी भी राज्य को संघ से बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी। यह अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में शामिल करे, वह किसी बाहरी भूभाग को भारत संघ में शामिल करे। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह वर्तमान में उपस्थित जितने भी राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन करना है, उनके सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो ये सभी जो कार्य हैं वह संसद करेगी। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति से वो जो विधेयक है, संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से संसद में पेश किया जाएगा और संबंधित विधानमंडल, किसी राज्य के जब नाम में परिवर्तन किया जाना है तो जिस राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाना है तो उस राज्य के विधानमंडल को उसकी अनुमति के लिए, उसकी एक तरीके से आप कहें कि उसकी राय जानने के लिए उस विधानमंडल को भेजा जाएगा और ये जो कार्य होगा एक तय सीमा, समय सीमा के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है। और विधानमंडल जो भी राय देगा उसको मानने के लिए संसद यहाँ पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। उसके पश्चात आपका है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 में सीधा सिंपल ये बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद जो भी कार्य करेगी वह साधारण बहुमत से करेगी, अर्थात उसके लिए संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 में बताया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है। अनुच्छेद 4 है, इसमें 1 से लेकर 4 तक। आप एक बार फिर अच्छे से नोट इसका बना लीजिएगा और यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं उसको वहाँ पर आंसर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।